Hello friends, welcome to Yadna Investment Academy. Today we are going to talk about company name Bosch. ये आपको पता है एक ऑटो इंजीनियरिंग कंपनी है जो कि काफी न्यूज में है रिसेंटली मेजरली बिकॉज ऑफ देयर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड इवन सोलर एनर्जी में जो उनका प्रेजेंस है। ठीक है, उसकी वजह से ये थोड़ा काफी फोकस में है। तो इसका हम डिटेल एनालिसिस करेंगे बाकी सब कंपनीज की तरह है, जैसे पार्ट 1 और पार्ट 2 में इसको डिवाइड किया है, दो पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट जो है उसमें हम कंपनी प्रोफाइल, इंडस्ट्री और गवर्नेंस ये तीनों डिस्कस करेंगे, और पार्ट 2 में हम कंपनी जो बॉश है उसकी फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशंस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं डायरेक्टली पार्ट 1, जिसमें पहले हम कंपनी के बारे में आपको बताएंगे कि बॉश कंपनी करती क्या क्या है, क्या क्या उसकी स्ट्रेंथ्स हैं और क्या क्या उसकी वीकनेसेस लगी हमें। तो कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो फर्स्ट नाइन बहुत पुरानी कंपनी है, मतलब इंडिया में ऐसा नहीं है कि नई अभी स्टार्ट हुई है। 1922 में दे एक्चुअली स्टार्टेड देयर सेल्स ऑफिस। ठीक है, 1951 में माइको करके इन्होंने एक अपना नाम किया और वहां पर फाउंड हुआ। ठीक है, और एक्चुअली नाम जो चेंज हुआ है बॉश लिमिटेड, वो 2008 में जो है वो कम्प्लीटली चेंज हुआ। एंड बॉश जो ग्रुप है, जो कि एक जर्मनी कंपनी है, जर्मन की कंपनी है, वहां पर उन्होंने 70% अपना उसको इंक्रीज किया स्टेक। फिर 18th में बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग उनकी सेंटर्स हैं इंडिया में, बिकॉज ऑफ द लार्ज प्रेजेंस और लॉन्ग प्रेजेंस दे हैव इन इंडिया। अगर उनकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की जाए तो वो भी एक काफी पुरानी कंपनी है, 1886 में ये फाउंड हुई थी, और इसकी 440 सब्सिडरीज हैं 60 कंट्रीज में। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग मैटर है कि 60 कंट्रीज में इतनी सारी सब्सिडरीज बना के रखी हुई है। ये इनका डिफरेंट मॉडल है थोड़ा, जो किसी को पसंद आ सकता है किसी को नहीं, बट एक कंट्री में भी वो बहुत सारी सब्सिडरीज से अलग अलग ऑपरेट करते हैं, और ये चीज इंडिया में भी है एंड वी विल टॉक अबाउट इट। 4 लाख इनके ओवरऑल एम्प्लॉयज हैं। 77 बिलियन यूरोस का इनका रेवेन्यू था 2019 में। और ये सब इनके जो है अलग अलग डिविजन्स हैं कि मोबिलिटी सॉल्यूशंस, जो मतलब मेजरली ऑटोमोटिव साइड पे है ये जो बिजनेस है। ठीक है, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी जो बिजनेस है ये भी मोस्टली काफी ज्यादा ऑटोमोटिव साइड पे है। एनर्जी बिल्डिंग, ये जो है सोलर एनर्जी वगैरह जो है उसमें दे आर, ये इनका बिजनेस है। और कंज्यूमर गुड्स, बॉश के आपने देखे होंगे कि वॉशिंग मशीन्स और ये सब भी आता है। इवन अभी काफी ज्यादा बॉश के जो कंज्यूमर गुड्स में आपने देखा होगा कि वॉशिंग मशीन या फ्रिज, ये सब चीजें जो है वो काफी इनकी बिकती हैं। रेवेन्यू ग्रोथ, जो कंपनी जो पेरेंट कंपनी है, तो अगर आप देखेंगे तो वो काफी एक ओके टाइप्स का ग्रोथ हुआ। यहाँ पर एक कंपनी को इन्होंने एक्वायर किया था, तो इसकी वजह से वो ग्रोथ जो है बड़ा था। लेकिन ओवरऑल जो है वो ग्रोथ एक आराम आराम से स्लो ग्रोइंग कंपनी है, ग्लोबली आई एम टॉकिंग अबाउट। अब इंडिया जब बॉश की बात करते हैं तो रॉबर्ट बॉश जर्मनी की जो कंपनी है उसकी सब्सिडरी है, जो लिस्टेड कंपनी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। लार्जेस्ट डेवलपमेंट सेंटर आउटसाइड जर्मनी, तो काफी बड़ा डेवलपमेंट सेंटर है। 31,000 के आसपास एम्प्लॉयज हैं, उसमें से 15,000 R&D एसोसिएट्स हैं, विच इज बिग। तो काफी बड़ा एक R&D सेंटर जो इंडिया में है। और रेवेन्यू भी अच्छा खासा, ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ का FY20 का रेवेन्यू है इनका। अब ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो जैसे मैंने देखा, आपने 60 कंट्रीज में 440 सब्सिडरीज से बॉश, जो जर्मनी की कंपनी है, जो रॉबर्ट बॉश कंपनी है, वो ऑपरेट करती है। और सेम इज विद इंडिया। इंडिया में देखिए आप, इतनी सारी इनकी सब्सिडरीज हैं जो अलग अलग काम, जो बॉश लिमिटेड के साथ कैसे उनका ट्रांजेक्शंस हैं, कि कुछ सेल करते हैं बॉश वाले प्रोडक्ट, कुछ सेल भी करते हैं, कुछ रेंटल इनकम कमाते हैं कहीं से। ठीक है, कुछ अलग तरह की इनकम, इंटरेस्ट अर्न करते हैं, परचेज करते हैं किसी के प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्रॉपर्टी वगैरह परचेज भी किया हुआ है, लोन भी दिया हुआ है अपनी दूसरी कंपनीज को। तो दीज आर नॉट सब्सिडरीज ऑफ बॉश लिमिटेड, जो हम जिसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो कंपनीज हैं ये इंडिया में हैं, बट दे आर सेपरेट एंटिटीज, दे आर रिलेटेड पार्टीज। ठीक है, ये ग्रुप कंपनीज हैं बॉश की, जो अलग काम करती हैं, बॉश लिमिटेड अलग काम करती है। तो इनका जो रेवेन्यू है, ये जो प्रेजेंस है, वो बॉश लिमिटेड के अंडर नहीं आता। तो ये जो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है ना, ये मुझे बहुत पसंद नहीं है। कि इससे पता चलता है कि एक जगह पे फोकस, जो पेरेंट कंपनी है, दे आर ट्राइंग टू डू सो मेनी डिफरेंट थिंग्स विद डिफरेंट कंपनीज, कि ये कर लेगा, ये कर लेगा, ये कर लेगा। कि उससे लगता है कि जो शेयर होल्डर्स है, राइट, वी आर द शेयर होल्डर्स, और हम ये सोचते हैं कि बॉश लिमिटेड
जो ग्लोबली आप कर रहे हैं, जो आप पेरेंट कंपनी कर रहे हैं, वो आप सब चीज़ें हमारे इंडिया में भी उसी सब्सिडरी या उसी कंपनी के थ्रू कीजिए, ताकि सबको वो सारी चीज़ें बेनिफिट मिले, शेयर होल्डर्स को भी वो बेनिफिट मिले। अब जैसे ही देखिए आप यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सब्सिडरीज़ नहीं, रॉबर्ट बॉश की जो इंडिया में जो काम करते हैं, जो इनकी ग्रुप कंपनीज़ हैं, आई वुड से अगेन बॉश लिमिटेड जो है ये इंडियन कंपनी है। तो ये सब चीज़ें बनाती है, मतलब सोलर पैनल्स बनाती है और कुछ इंजेक्शन सिस्टम्स बनाती है, टूल्स बनाती है। तो इनकी एक रॉबर्ट बॉश इंजीनियरिंग एंड बिजनेस सॉल्यूशन कंपनी है, जो अलग काम करती है। एटीएस ऑटोमोटिव कंपनी है, वो इस टाइप के प्रोडक्ट्स बनाती है। बॉश बॉश ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है। तो ये जो जो भी बिज़नेसेस हैं, अगर ये बॉश होम अप्लायंस जो मैं बोल रहा था, वॉशिंग मशीन है, ठीक है? और फ्रिज है, तो ये भी बॉश इंडिया लिमिटेड, जो बॉश की इंडिया की कंपनी है, जो लिस्टेड कंपनी है जिसमें आप शेयर खरीद सकते हैं, वो इसका पार्ट नहीं है। ठीक है? तो ये सब अलग कंपनीज़ हैं। ये सब इनकी ग्रुप कंपनीज़ में आते हैं। तो यहाँ पर अगर ये ग्रोथ है, तो आपको नहीं मिलेगी वो ग्रोथ। तो ये बहुत बड़ी समझने की बात है और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बॉश ने क्रिएट किया हुआ है और ये मेरे को लगता है इंडिया में ही नहीं है। अगर वो कह रहे हैं कि 440 सब्सिडरीज हैं उनकी 60 कंट्रीज में, तो इससे ये पता चलता है कि ये स्ट्रक्चर सिर्फ इंडिया में नहीं है इतना कॉम्प्लिकेटेड, ये हर जगह दैट्स हाउ दे ऑपरेट। दे बहुत सारे अलग-अलग सब्सिडीज बनाते हैं और अलग-अलग काम उसमें करते हैं। अगर इंडिया की जो कंपनी है, उसकी तो सिर्फ एक ही सब्सिडियरी है और एक एसोसिएट कंपनी है और एक उनका जॉइंट वेंचर है और उनका भी जो ग्रोथ है, उसका जो रेवेन्यू वगैरह हमने देखा तो वो हार्डली कुछ भी नहीं है मतलब। तो माइक्रो ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी है जो उनकी सब्सिडियरी है। न्यूटेक फिल्टर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और प्रीबो ऑटोमेटिव प्राइवेट लिमिटेड है, इनके साथ जॉइंट वेंचर है। तो इसमें जो है बहुत छोटी-छोटी कंपनीज़ हैं, इसका कोई सिग्निफिकेंट प्रेजेंस नहीं है। अब जो बॉश है, अब हम इंडिया जो अब ये जो बता दिया आपको कि अब हम इंडिया बॉश के बारे में बात करेंगे सारा, ठीक है? कि ये क्या-क्या करते हैं। तो इनके मोबिलिटी सॉल्यूशन जैसे उनके हैं, तो ये भी हैं। तो मोबिलिटी सॉल्यूशन में पावर ट्रेन सॉल्यूशन, ऑटोमोटिव, कनेक्टेड सर्विसेज, इलेक्ट्रिफिकेशन वगैरह सब ये मोबिलिटी सॉल्यूशन आता है। ये मेजरली ऑटो सॉल्यूशंस हैं, ऑटोमोटिव के बारे में बात कर मेजरली फोकस करते हैं। फिर ये इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन है जो वेरियस इंडस्ट्रीज में यूज होता है, हाइड्रोलिक्स वगैरह या इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स, कंट्रोल्स, पैकेजिंग टेक्नोलॉजी वगैरह जो ये करते हैं, तो ये सब इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन में आता है। कंज्यूमर गुड्स, तो फ्रिज वगैरह तो इनके पास नहीं है, वो अलग से कंपनी मैंने बताया। तो इनके कुछ पावर टूल्स हैं, ठीक है? मेजरिंग टेक्नोलॉजीज हैं, कुछ पावर टूल्स वगैरह हैं, वो बॉश कंज्यूमर गुड्स के अंडर आता है। फिर इनकी एनर्जी एंड बिल्डिंग सॉल्यूशंस हैं, जिसमें ये मैं बताया था आपको कि दे आर प्रेजेंट इन सोलर एनर्जी एंड ऑल्सो सोलर सोलर पैनल्स वगैरह भी काफी कंपनीज में, फैक्ट्रीज वगैरह के ऊपर वो सब सेटअप करना और पूरा सिस्टम बनाना, वो ये सब करते हैं। हीटिंग एंड कूलिंग सॉल्यूशंस वगैरह भी करते हैं। तो एनर्जी के हिसाब से, एनर्जी सेविंग के हिसाब से दे वर्क एज वेल। तो उसकी उनकी एक अलग से सब्सिडरी है। तो ये 4 सब्सिडरी में ये काम करते हैं। मेजरली दिस इज देयर मेजर सब्सिडरी। तो ऑटोमोटिव जो वर्क है वो 85% इनका ऑटो सेक्टर से रेवेन्यू आता है। तो डेफिनेटली एक ऑटो कंपनी आप इसको मान सकते हैं या ऑटो एंसिलरी कंपनी मान सकते हैं। दो दे हैव अ प्रेजेंस इन रिन्यूएबल एनर्जी एज वेल, बट वो छोटा प्रेजेंस है अभी, राइट? तो मेजरली दे आर ऑटो प्लेयर एक्चुअली। तो मोबिलिटी सॉल्यूशन जो फर्स्ट डिवीजन है, अगर तो मैंने बताया था 85% ऑलमोस्ट उसी का कंट्रीब्यूशन है। पावर ट्रेन और ऑटोमेटिव वो हमने बात कर ली है और ये 4 इनकी छोटी-छोटी सब डिविजन्स हैं। तो पावर ट्रेन सॉल्यूशंस क्या करते हैं? तो मार्केट अलग-अलग इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस देते हैं मार्केट को, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, पैसेंजर कार, कमर्शियल व्हीकल के लिए, जिसमें इंजन मैनेजमेंट के बारे में, फ्यूल सप्लाई, फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम्स, पंप्स, इग्निशन सिस्टम्स वगैरह ये सप्लाई करते हैं और सॉल्यूशंस देते हैं उसके लिए। ठीक है? तो इसमें थोड़ा ग्रोथ डिग्रो हुआ था लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, ऑब्वियसली बिकॉज़ ऑफ द कोविड इम्पैक्ट इन लास्ट 15 डेज़ जो लॉकडाउन हुआ उसकी वजह से भी। और ओवरऑल ऑटो सेक्टर इन मतलब अगर हम FY20 की बात करें तो वो काफ़ी एक डिक्लाइन पे था, मतलब बहुत कम ग्रो कर रहा था, तो उसकी वजह से भी। और फिर एक आफ्टर मार्केट ऑटोमेटिव आफ्टर मार्केट डिवीजन इनकी है, जो टूल्स और सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस देते हैं। आफ्टर मार्केट मतलब सामान बिक गया, उसके बाद कुछ सामान खरीदना है, स्पार्क प्लग लेना है, टाटा इंडियन लुब्रिकेंट्स, कंफर्ट इलेक्ट्रॉनिक, फ्यूल इंजेक्शन इक्विपमेंट्स वगैरह। तो वो ये अलग-अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स को सेल करते हैं, ठीक है? तो इसमें भी डिक्लाइन था ऑफ कोर्स, सेम रीजंस, राइट? तो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम जो है उसकी वजह से मेजरली सेल आता है मोबिलिटी सॉल्यूशंस में, इंजेक्टर्स एंड नोजल्स और फिर कुछ पावर टूल्स हैं, जिससे इनका आफ्टर मार्केट सॉल्यूशंस इनका आता है। इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी दूसरा डिवीजन के बारे में अगर हम बात करें तो वो हाइड्रोलिक्स वगैरह, इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स, कंट्रोल्स, तो टिपिकल
इंजीनियरिंग ओरिएंटेड सॉल्यूशंस व्हिच आर गिवन टू वेरियस फैक्ट्रीज एंड ऑल, ठीक है। कंस्ट्रक्शन मशीन्स, कमर्शियल व्हीकल्स वगैरह भी मैन्युफैक्चर करने में काम करते हैं ये। इनकी पैकेजिंग टेक्नोलॉजी कंपनी भी है जो मेजर डिवीजन है इनकी, जिसमें ये पैकेजिंग सॉल्यूशंस भी कंपनीज को देते हैं, राइट। व्हाट डू दे पैक, पास्ता, राइस वगैरह, मतलब इस सब चीजों के पैकेजिंग सॉल्यूशंस भी। तो इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी इन्होंने एक डिवीजन बना रखी है। एनर्जी एंड बिल्डिंग, जो मैंने आपको बताया कि ये बिल्डिंग सिक्योरिटी, बिल्डिंग की सिक्योरिटी सॉल्यूशंस भी देते हैं, वीडियो सर्विलेंस, इंट्रूजन, फायर डिटेक्शन सिस्टम्स, और एनर्जी सॉल्यूशंस भी देते हैं जिसमें डेवलप एंड कमर्शियल सोलर पावर प्लांट्स। तो ये ऑफ कोर्स ये जो डिवीजन है बहुत ही एक फ्यूचरिस्टिक डिवीजन है, अच्छी ग्रोथ हो सकती है इसमें, क्योंकि आपको पता है दोनों जो सॉल्यूशंस हैं इनके, बिल्डिंग सिक्योरिटी सॉल्यूशंस वगैरह, इसका भी डिमांड जो है इंडिया में बहुत फास्ट बढ़ रहा है, क्योंकि वी डोंट हैव रेगुलेशंस वगैरह धीरे धीरे स्ट्रिक्ट हो रहे हैं इन सब चीज़ों में, फायर डिटेक्शन सिस्टम में या इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम में। तो इन सब चीज़ों में तो कंपनीज आर पेइंग अटेंशन टू ऑल दीज थिंग्स, एंड दैट्स व्हाई मोर एंड मोर सच सॉल्यूशंस आर नीडेड। और सिमिलरली एनर्जी सॉल्यूशंस जो है वो भी, मतलब छत पे वो सब करना। तो जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं कि इंस्टॉलेशन, जैसे आपने देखा, आप बहुत सारे सोलर पैनल्स वगैरह इन्होंने यहाँ लगाए हुए हैं। तो फायर अलार्म सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, वीडियो सिस्टम, एक्सेस कंट्रोल मैनेजमेंट, क्लाउड बेस्ड सर्विसेज, तो ये सब काम ये सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए बिल्डिंग और एनर्जी वगैरह में करते हैं। तो ये डिवीजन भी एक काफी हाई ग्रोथ डिवीजन लगता है। कंज्यूमर गुड्स, तो फिर एक और डिवीजन जिसमें पावर टूल्स बेचते हैं, ठीक है, कि मतलब ऑटोमेटेड पेचकस, आप समझ गए ना। तो वो उस टाइप का जो स्क्रू ड्राइवर वगैरह जो होते हैं, तो वो कॉर्डलेस रेंज है, टोटल मेजरिंग सॉल्यूशन, मेजर वगैरह करने के लिए जो इंजीनियर्स को यूज करना होता है, तो वो सब सॉल्यूशंस ये जो है देते हैं कंज्यूमर गुड्स में। तो ऑफ कोर्स अभी कंज्यूमर गुड्स प्रोडक्ट है, टूल्स वगैरह है, या आफ्टर मार्केट प्रोडक्ट्स हैं, तो ऑफ कोर्स इनको एक अपना डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1500 वर्कशॉप पार्टनर्स हैं इनके, वेरियस वर्कशॉप्स हैं कंपनीज की, ठीक है। तो जिससे ये सामान बेचते हैं। 300 प्लस सर्विस सेंटर्स जो है इनका अपने हैं, इनके जो सर्विस सेंटर्स हैं जिसमें यहाँ पर जाके इनका सामान लिया जा सकता है। 9,000 प्लस SKUs हैं इन 12 warehouses पैन इंडिया, ठीक है। 80% ऑफ आवर यूजर्स सर्च फॉर आवर प्रोडक्ट्स ऑनलाइन एंड मोर देन 50% ऑफ आवर यूजर्स बाय आवर प्रोडक्ट्स ऑनलाइन। सो काफी एक अच्छा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इन्होंने डेवलप किया हुआ है, ठीक है। और आप भी देखेंगे तो काफी सारी चीजें इनकी आपको ऑनलाइन मिलती हैं, ठीक है। तो मैंने एक्चुअली फ्रैंकली अपना कार का जो वॉश, क्या बोलते हैं, वाइपर, ठीक है, वो मेरा खराब हो गया था, तो वो वॉश का ही लिया था मैंने। तो आई डोंट नो इफ इट कम्स अंडर बॉश लिमिटेड जो बात कर रहे हैं, या कोई और डिवीजन के बारे में वहां से आता है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है इनका स्ट्रक्चर, तो मुझे नहीं पता है वो है, लेकिन बॉश का आया था और वो ऑनलाइन अमेजोन से लिया था, तो प्रेजेंस तो इनका ऑनलाइन है, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम ऑटोमोटिव, आफ्टर मार्केट एंड पावर टूल्स, रेस्ट एवरीथिंग इज B2B। तो रेस्ट जो भी इनका मेजर बिजनेस ऑफ कोर्स इज B2B बिजनेस, ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस। एक्सपोर्ट तो मतलब कि नहीं ज्यादा करेंगे ऑफ कोर्स, बट तो 90% तो मेजरली डोमेस्टिक ही है। 8-9% इनका एक्सपोर्ट भी होता है यहाँ से, एंड आई एम श्योर एक्सपोर्ट होता होगा वो आसपास के नेबरिंग कंट्रीज को ही होता होगा। ग्रोथ ड्राइवर्स क्या क्या हैं अभी BS6 रिजीम के बाद जो है, देयर इज एज ड्रास्टिक रिडक्शन इन पार्टिकुलर मैटर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड एमिशन, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है बॉश को काफी एक बेनिफिट मिला है, एक मतलब लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई है कि अब यूरोप में भी सेम स्टैंडर्ड्स हैं, इंडिया में भी सेम स्टैंडर्ड्स हैं, या ग्लोबली सेम स्टैंडर्ड्स हैं। तो जो प्रोडक्ट्स वहाँ यूज होते हैं वो इंडिया में भी इजीली यूज हो सकते हैं। तो इसकी वजह से एक अच्छी खासी उनकी ऑर्डर बुक भी है, 18,500 करोड़ की ऑर्डर बुक है उनके पास फॉर नेक्स्ट 5 to 6 years फॉर देयर प्रोडक्ट्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक कार्स में भी दे आर वेल पोजिशन, और काफी एक टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कंपनी है, मतलब आपको समझ गया होगा कि काफी एक इनोवेटिव कंपनी है, और ग्लोबली देयर देयर नेम इज एसोसिएटेड विद इनोवेशन इन ऑटो सेगमेंट स्पेशली, ठीक है। तो दे हैव स्टार्टेड इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी काफी एक अच्छा उन्होंने चीजें कर रहे हैं। आई हर्ड रिसेंटली कि उन्होंने दे हैव डेमोड अ व्हीकल की, एक ऑलरेडी पेट्रोल कार या डीजल कार है, तो उसको ही एक एग्जिस्टिंग पेट्रोल और डीजल कार को कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिक व्हीकल में, एग्जिस्टिंग को, राइट। तो सेम इंजन वगैरह यूज करके और उसका पूरा इंजेक्शन वगैरह सिस्टम चेंज करके, तो वो एग्जिस्टिंग कार को डेमो दिया उन्होंने अभी ऑटो में, और मतलब दे हैव नॉट कमर्शियलाइज्ड इट, बट दे आर प्लानिंग टू डू दैट। तो उससे पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल चेंज, मतलब सेगमेंट ही चेंज हो जाएगा। मतलब आप अगर अपनी एग्जिस्टिंग कार को, जैसे एग्जिस्टिंग पेट्रोल कार जो है वो डीजल, वो CNG कार बन सकती है, राइट।
जाके एक छोटा सा वो लगवाना पड़ता है, आपको पता है कि कुछ 50 to 70,000 रुपीज लगते हैं। आप एक अपनी एग्जिस्टिंग पेट्रोल कार को सीएनजी कार बना सकते हैं, क्योंकि सेम इंजन वगैरह सब सेम चीजें यूज होती है। सिमिलरली अगर आपको ये लगेगा कि यार एग्जिस्टिंग मेरी पेट्रोल कार या डीजल कार अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल बन सकती हो तो फिर अमेजिंग हो जाएगा, राइट? तो वो चीज दे आर ट्राइंग टू डू। वो थिंग्स विल चेंज अ लॉट, बट आई एम नॉट श्योर कि वो कहाँ तक पहुंचेंगे, कितना सक्सेसफुल होगा ये सब चीजें, बट दे आर डूइंग दैट। तो दैट्स व्हाट आई हर्ड अभी रिसेंटली न्यूज में। दे हैव रिसीव्ड ऑर्डर्स फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ बजाज चेतक, टीवीएस आईक्यू भी दोनों स्कूटर्स जो है रिसेंटली लॉन्च हुए हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में, बोथ दिस कंपनी। और इवन टाटा नेक्सन, ठीक है, तो उसका भी इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए इनका काम दे आर डूइंग। और दे आर डूइंग टू व्हीलर्स में दे वर नॉट प्रेजेंट, ठीक है, बट अब BS6 आ गया है तो फिर दे हैव स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग इंजन सिस्टम्स फॉर द टू व्हीलर सेगमेंट एज वेल इन इंडिया। तो वो एक जो बाहर कंट्रीज में स्टैंडर्ड अब सेम हो गया है, तो उसकी वजह से दे आर गेटिंग दैट बेनिफिट। They are also doing a lot of restructuring in their organization. They are working on becoming future ready, digitalization or of their services. अभी एक्चुअली आई थिंक मेरे पास नंबर भी है, यस, ओवर 30,000 एम्प्लॉइज इनके, राइट, कुछ जो सारे ग्रुप कंपनीज को मिला के हैं, राइट, बट ओवरऑल आई थिंक 20,000 एम्प्लॉइज हैं जो बॉश लिमिटेड में काम करते हैं, जो कंपनी की बारे हम बात कर रहे हैं। तो 25% ऑफ द वर्कफोर्स जो है ना वो एआई और एमएल रिलेटेड स्किल्स में ट्रेन है इनकी। तो यू कैन इमेजिन दैट, राइट, कि इतना जबरदस्त दे आर फोकसिंग ऑन दिस न्यू ट्रेंड्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ठीक है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इवन सोलर एनर्जी। तो काफी एक फ्यूचरिस्टिक ओरिएंटेड दे आर प्लानिंग टू डू थिंग्स, ठीक है, टुवर्ड्स रीस्किलिंग एंड रीडेवलपमेंट इनिशिएटिव्स वगैरह पे काफी काम कर रहे हैं, रिस्ट्रक्चरिंग पे। R&D स्पेंड तो कंपनी का हमेशा ही काफी अच्छा रहा है और अभी बहुत इंक्रीज भी हुआ है, राइट, और ये ज्यादा इंक्रीज जो है 2020 में काफी इन्होंने इंक्रीज किया है, स्पेशली टुवर्ड्स दिस इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट। तो ये काफी अच्छा रहता है और मेरे ख्याल से MNCs का ये फैक्टर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि दे डू स्पेंड गुड अमाउंट ऑफ मनी और R&D, and that's why I think their product quality and everything, or we are, I think, overall as a country also going towards a future good quality products, high quality things, right, in future। वो जुगाड़ वाला सिस्टम जो है ना वो धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि इट इज गोइंग आउट ऑफ आवर DNA, ठीक है। तो इस सब चीजों में बॉश जैसी कंपनी आई थिंक विल प्ले अ गुड रोल। हाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में तो यहाँ पर शायद हाँ वो लिखा हुआ भी हुआ है कि was in 2018 Bosch India was successful in retrofitting currently internal combustion engine cars to an electric powertrain. Thus, instead of buying an electric car, one could simply modify one's old car. तो ऑफ कोर्स अभी ये जो है ये सब चीजें एक डेमो टाइप में या फिर एक फिक्स एनवायरनमेंट में हो जाती हैं, बट 2018 की न्यूज़ है, अब आप सोच सकते हैं 3 साल में तो अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो आई डोंट नो इफ हाउ वेयर इट इज करंटली, right? But company has already manufactures several integral EV components such as electric motors, power electronics, 48-volt battery, battery management system, and many more. So they are focusing a lot on these things, right? And company invested 400 million euros last year on R&D for electrification. इस R&D का हमने देखा एक्सपेंस भी बढ़ गया इनका, तो वो बहुत बड़ा इन्होंने एक अमाउंट जो है इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर फोकस दे आर डूइंग ग्लोबली। तो क्या-क्या अच्छा लगा आपको कि डेफिनिटली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजिकल हेरिटेज है कंपनी, और नाम भी बॉश का जो नाम है, जैसे एबीबी इंडिया, 3M, राइट, इस टाइप की कंपनीज के साथ जो है इस या डुपॉन्ट, मतलब इन ऑटो सेगमेंट दे आर कंसिडर्ड टू बी क्वाइट इनोवेटिव एंड हाई टेक कंपनी, राइट। सो उसका वो स्ट्रॉन्ग हेरिटेज है उनको, और उसकी वजह से द ब्रांड इज वेरी बिग इन इंजीनियरिंग एंड ऑटो सेगमेंट। रिस्ट्रक्चरिंग जो है उसकी वजह से कॉस्ट वगैरह कटिंग की हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, 1300 करोड़ रुपीज स्पेंड करे हैं इन्होंने, रीस्किलिंग वगैरह सब चीजें कर रहे हैं, R&D पे फोकस है इंक्रीज करने का, और हाई ग्रोइंग सेक्टर्स जैसे ईवी और रिन्यूएबल एनर्जी में दे आर प्रेजेंट एंड दे आर फोकसिंग अ लॉट ऑन दैट, ठीक है। तो ये सारी चीजें मुझे बहुत पॉजिटिव लगी कंपनी। खराब क्या लगा? वो सबसे खराब यही चीज लगा कि वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर। तो मतलब इतनी सारी कंपनीज सब्सिडरीज लेके अलग अलग काम कर रहे हैं सब, राइट। आई पर्सनली डोंट लाइक दैट। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि क्यों चाहिए, आपने एक कंपनी लिस्ट की है, राइट, तो शेयर होल्डर्स सारे काम उसी कंपनी के अम्ब्रेला में कीजिए,
right? So that everyone gets benefited, there is a proper transparency in the system. एंड तो मुझे ऐसा लगता है कि देयर शुड बी अ वेरी क्लियर स्ट्रक्चर, स्पेशली एमएनसीज वगैरह जो है ना इस टाइप से करते हैं, व्हिच आई डोंट लाइक। आप अगर स्ट्रॉन्ग एमएनसीज देखेंगे इंडिया में, जैसे हिंदुस्तान लीवर हो गया या नेस्ले हो गया, दे डोंट डू दैट काइंड ऑफ थिंग्स। मतलब क्यों है वो इतने फेमस और इतने ज्यादा उनके वैल्यूएशंस वगैरह इतने हाई रहते हैं? वो बहुत बड़ा रीजन यही है कि दे आर गिवन लॉट ऑफ फ्रीडम इन इंडिया टू वर्क ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट्स, एंड देयर स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल। मतलब एक ही कंपनी है, सब कुछ उसके अंडर होगा, कोई एक्वायर करेंगे तो वही करेंगे सब कुछ, राइट? तो वो चीज मेरे को लगता है कि सिंपल है, इट गिव्स लॉट ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन द सिस्टम। इतने सारी डिविजन्स सब अलग अलग, कुछ किसी से प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो, किसी को कुछ सर्विस दे रहे हो, किसी को कुछ कर रहे हो, किसी को कुछ कर रहे हो, मतलब वो मुझे पसंद नहीं आया। सो दैट्स व्हाई आई, ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट मुझे लगता है इस कंपनी में। ऑटो सेक्टर पे ही मेजर रेवेन्यू है, तो साइक्लिकल सेक्टर है, लास्ट 2-3 साल अच्छा नहीं रहा, तो इसकी वजह से इनका भी ग्रोथ बहुत सिवियरली इम्पैक्ट हुआ। कोविड का तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे, तो एनीवेज आई थिंक इट इज गिवन, नॉट जस्ट दिस, आई थिंक एवरीवन हैड अ बिग इम्पैक्ट, तो ये तो नेगेटिव पॉइंट है ही। तो इस फैक्टर की वजह से मेजरली, की कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर की वजह से मैंने इस कंपनी को येलो दिया है। अदरवाइज आई थिंक बाय ब्रांड नेम एंड एवरीथिंग, मतलब क्लियरली एक बहुत अच्छी कंपनी है। बट आपको अगर वो फैक्टर नहीं लगता है बड़ा, तो आई थिंक यू कैन गो हेड एंड गिव अ ग्रीन स्टार। बट ये एक मेजर फैक्टर है जिसको मुझे अच्छा नहीं लगा और मैंने उसको येलो दिया है उस वजह से। इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे, ऑटोमेटिव मार्केट ट्रेंड्स देखेंगे, राइट? कि कार, जैसे अगर कार इंडस्ट्री देखेंगे तो 1.4% का ही ग्रोथ रेट है, ठीक है? तो लास्ट 12 से 19 तक, तो वो ऑफ कोर्स 19-20, ये देखिए यहाँ पर तो ग्रोथ रेट जो है वो हार्डली इनसिग्निफिकेंट है। 4 साल तो ऑटो सेगमेंट ने 2017 से 2020, तो ऑटो सेगमेंट वाज ऑलमोस्ट डी ग्रोइंग रादर देन, मतलब ग्रोथ था ही नहीं, एंड यू कैन सी दैट, राइट? एंड दैट्स व्हाई द कैगर वाज नॉट सो ग्रेट इन द सेगमेंट, एंड दैट्स व्हाई ऑफ कोर्स ऑल द कंपनीज, नॉट जस्ट बॉश, अगर आप कोई भी कंपनी जो इस टाइप की डिपेंडेंट, एबीबी देखेंगे, कमिंस देखेंगे, या फिर इवन ओईएम्स, राइट, मारुति वगैरह, उनके ग्रोथ लास्ट 3-4 साल में कुछ बहुत ज्यादा फिनोमिनल नहीं रहे हैं। ऑटो सेगमेंट बिकॉज हैज नॉट डन, बट अभी आगे फ्यूचर एक्सपेक्टेड अच्छा है। लास्ट 6 महीने में हमने देखा थिंग्स आर इम्प्रूविंग। कोविड हैज गिवन न्यू पुश फॉर पर्सनल व्हीकल्स, तो होपफुली थिंग्स शुड स्टार्ट इम्प्रूविंग, राइट? और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विल ऑल्सो गिव अ पुश आई थिंक इन द नियर फ्यूचर। व्हीकल प्रोडक्शन ग्रोथ अगर हम देखेंगे तो कमर्शियल व्हीकल्स या लो कमर्शियल व्हीकल्स एंड कार एंड यूवी, तो उसका ऑब्वियसली मतलब डिफरेंट अलग अलग सेक्टर्स का अलग अलग ग्रोथ रेट रहा है। बट 2000 FY 19 2000 मेजरली नेगेटिव ही ग्रोथ रेट रहा। 18-19 अच्छा रहा, 17-18 अच्छा रहा, 16-17 फिर ये स्लो ग्रोथ टाइम जो है सेक्टर का रहा। ऑटो कंपोनेंट्स इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट एक्सपोर्ट्स में भी काफी अच्छा रहा है। अगर आप कंपनी लाइक मदरसन सुनी, राइट, दे आर डूइंग वेरी फिनोमिनली गुड इन द एक्सपोर्ट सेगमेंट, राइट? तो ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री जो है ना, वो ग्रोथ में काफी अच्छा ग्रोथ दिखा है लास्ट फ्यू ईयर्स में। आफ्टर मार्केट ऑफ ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री जो है वो ऑलमोस्ट 20% जो है ओवरऑल इंडस्ट्री का टर्नओवर को कंट्रीब्यूट करती है, बट वो मेजरली जो है अनऑर्गेनाइज सेगमेंट वो मैनेज करता है। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो $10 बिलियन की ऑटोमेटिक आफ्टर मार्केट सेक्टर है इंडिया में। ऑटो कंपोनेंट जो है सप्लाई मैन्युफैक्चर टू ओईएम्स जो है, तो कहाँ कहाँ जाता है, तो 45% तो पैसेंजर फोर व्हीलर पैसेंजर व्हीकल्स में जाता है, टू व्हीलर्स में 20% जो ये ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री है उनका जो सप्लाई जा रहा है या रेवेन्यू कमा रहे हैं, वो मेजरली फोर व्हीलर से ज्यादा कमाते हैं, फिर टू व्हीलर से, फिर कमर्शियल व्हीकल से, फिर ट्रैक्टर्स और थ्री व्हीलर्स वगैरह से उनका मार्केट शेयर है इनका। गवर्नमेंट के काफी सारे जो है ना इनिशिएटिव्स आई थिंक आर गोइंग टू हेल्प देम अ लॉट, राइट? एक तो नेशनल मिशन फॉर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ठीक है, तो इसमें ईवी एडॉप्शन 30% का टारगेट है गवर्नमेंट का 2030 तक कि इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होनी चाहिए। सो विच इज अ बिग टारगेट, राइट? 10 ईयर्स में 30%, तो वो उसमें काफी बड़ा कंपोनेंट्स वगैरह चेंज होंगे, तो ये सब कंपनीज को नया एक ग्रोथ मिलेगा, राइट? एंड ग्लोबल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स वगैरह सेटअप करने हैं, तो जैसे BS6 आया, ऐसा और भी सारे जो स्टैंडर्ड्स हैं। अभी बात चल रही है कि और दोनों जो फ्रंट कार का जो फ्रंट सीट्स हैं, उसमें दोनों में एयरबैग्स कंपलसरी शायद हो गया है या होने वाला है।
तो ये सारी चीजें जो है ना वो एक ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे वी आर गोइंग टुवर्ड्स परफॉर्मेंस, तो दैट विल हेल्प दीज ग्लोबल कंपनीज मोर, क्योंकि दे हैव डन दैट वर्क देयर। तो इनके लिए वो यहाँ पर सेल करना और यहाँ पर मैनेज करना विल बी मच इजियर। ठीक है, और ऑटोमोटिव मिशन प्लान तो 4-fold ग्रोथ एक्सपेक्टेड है 10 इयर्स में, 2016 से 26 में। और मेरे को लगता है कि जो मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत वगैरह से भी बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा इस टाइप की कंपनी, क्योंकि दे आर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया एंड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। काफी सारा जो एक्चुअली ऑटो कंपोनेंट तो बहुत सारा चाइना से आता है इंडिया में, बहुत बड़ा शेयर है चाइना का। तो वो जो है धीरे 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 अगर हम वो कम कर पाए तो ये सारी कंपनीज को काफी वहां पर बेनिफिट मिल सकता है। इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी की बात करें तो ऑफकोर्स वो कैपिटल गुड्स साइड में आ जाता है, तो वहां पर भी एक अच्छी ग्रोथ है। अगेन वो आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया वगैरह का जो बेनिफिट है वो इन सेक्टर्स में भी काफी ज्यादा है। एनर्जी एंड बिल्डिंग सोल्यूशन, तो ये सोलर पीवी जो हमारा बात कर रहे थे हम कि सोलर पावर का जो प्रोजेक्ट्स हैं, राइट, तो वो काफी एक फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट रह सकता है, राइट। और तो सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज भी, और ये दोनों मेरे को लगता है कि बहुत फास्ट ग्रोइंग सेक्टर्स हैं, B2B है फॉर श्योर, और कंपटीशन भी अच्छा खासा है, राइट। लेकिन बॉश जैसी कंपनी विद हाई टेक्नोलॉजी, मतलब उनका जो स्ट्रेंथ है, तो उसमें ये जो इंडस्ट्री है ये काफी फास्ट ग्रोइंग, और ये सेगमेंट उनका काफी फास्ट ग्रोइंग है, जबकि छोटा है अभी रेवेन्यू वाइज, बट आई थिंक कैन बी वेरी वेरी गुड फॉर दैट। पावर टूल्स भी मतलब एक 6% का ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड है, बट ठीक है, वो तो मतलब उस टाइप का ही ग्रोथ रेट मेरे को लगेगा, वो एक बहुत फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री नहीं लगती है। रिस्क, ऑटोमेटिव रिकवरी जो है वो स्ट्रॉन्गर थी, तो विच इज वेरी गुड, ठीक है। बट क्या ये रिकवरी चलेगी आगे? ऐसा तो नहीं है, ये टेपर डाउन हो जाएगी, ठीक है। इकोनॉमिक स्लो डाउन जो है वो इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ व्हीकल्स स्पेशली कोविड वगैरह से की वजह से थोड़ा सा लेट चीजें चल सकती हैं। और सप्लाई ऑफ सेमीकंडक्टर्स, ये बहुत बड़ा इशू है, इसके बारे में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे वीडियो भी बनाना है मुझे। तो कि लिथियम, कोबाल्ट, ये सब जो वही जो प्रोडक्ट्स हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज होने वाले हैं, ये इंडिया में है ही नहीं। ये सब मेटल्स इंडिया में बिकते ही मतलब मिलते ही नहीं है, तो ये सब इंपोर्ट करे मेटल्स हैं। तो इसकी वजह से क्या एडॉप्शन स्लो होगा, क्या व्हीकल की कॉस्ट बढ़ जाएगी, वो सब देखने की बातें हैं। तो ओवरऑल मेरे को लगता है कि BS6 नॉर्म ने काफी एक इम्प्रूव पुश किया इस इंडस्ट्री को। कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में पिकअप आया, रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस, इंक्रीज केपेक्स बाय गवर्नमेंट इन इंफ्रा, ईवी इज गोइंग टू बी द न्यू रोड फ्रंटियर, राइट, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स, तो ये काफी इम्प्रूव करेगा। इकोनॉमिक स्लो डाउन कुड इम्पैक्ट शेयर्ड मोबिलिटी एंड हाई फ्यूल प्राइसेस विल कीप द डिमांडिंग चेक एटलीस्ट फॉर दिस इज अ शॉर्ट टर्म नेगेटिव। ओवरऑल इंडस्ट्री इज लुकिंग गुड इन विच बॉश इज प्रेजेंट। मेरे को लगता है एक अच्छी ग्रोथ इंडस्ट्री है एटलीस्ट इन द मीडियम टर्म। लाइक अगर हम 3 to 5 years देखें तो एक अच्छा ग्रोथ दिख रहा है जहां पे ये कंपनी प्रेजेंट है। अब फटाफट देख लेते हैं गवर्नेंस को भी। तो जैसा आपने देखा कि ऑलमोस्ट 70% जो है वो रॉबर्ट बॉश जो जर्मनी की कंपनी है उसके पास स्टेक है, राइट। DIIs ने भी एक अच्छा खासा स्टेक लास्ट 4 क्वार्टर में बढ़ाया है मार्च 2020 के बाद। FIIs ने थोड़ा कम किया है, बट ओवरऑल जो है रिटेल इन्वेस्टर्स का स्टेक जो है ऑलमोस्ट मिल रहा है, तो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। मतलब अगर हम ओवरऑल उसके हिसाब से देखें प्रोमोटर होल्डिंग जितनी है तो उस हिसाब से एक अच्छा इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है कंपनी का। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स काफी अच्छे अच्छे नाम हैं जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स दे आर इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनी। मैनेजमेंट प्रोफाइल जो है बर्नार्ड स्ट्रॉप जो है वहाँ के जर्मनी के हैं, राइट। तो ही हैज 40 years एक्सपीरियंस इन बॉश, तो ही इज अ चेयरमैन। सौमित्रा भट्टाचार्य जी इज MD, ही इज अगेन 20 years इन बॉश, ठीक है। और CFO जो है वो मिस्टर श्रीनिवासन है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी देखेंगे अगर आप, तो काफी एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, टाइटन के XMD, ही वाज द पर्सन हु इज मतलब गिवन द क्रेडिट फॉर रीइन्वेंटिंग द टाइटन कंप्लीटली, ठीक है। तो हेमा रविचंद्रन ग्लोबल HRD फंक्शन एट इन्फोसिस, रंगनाथन जी हैं जो रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं, और गोपीचंद इज अ फॉर्मर चीफ टेक्नोलॉजी एट टाटा सन। सो मतलब यू कैन सी द गुड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स प्रोफाइल। रिम्यूनरेशन भी थोड़ा ज्यादा है MD का, बट मतलब MNCs में थोड़ा ये ज्यादा रहता भी है। Employee feedback has been very good, 4.2 on ambition box, 3.9, especially for a company of engineering company, mostly वहाँ पर इतना ज़्यादा होता नहीं है, बट इसका काफ़ी अच्छा है। सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगा वो है कि दे हैव रिसीव द ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन फॉर 2021। तो ये सर्टिफिकेशन बहुत प्रेस्टिजियस होता है मेरे को लगता है, एंड सो दैट शोज कि एक गवर्नेंस साइड ऑफ द बिजनेस इज प्रेटी गुड, राइट।
तो ग्लोबल स्टैंडर्ड गवर्नेंस फॉलोड, स्मॉल yet diverse set of board, consistent stake of promoters, nothing negative. I saw all the news and all. गवर्नेंस वाइज तो मुझे कुछ भी इशू नहीं लगा. अगर हम बोल सकते हैं गवर्नेंस वाइज वही है जो कंपनी में जिसकी वजह से येलो स्टार दिया कि कॉम्प्लिकेटेड ग्रुप स्ट्रक्चर. तो वो मेजरली एक गवर्नर, अगर आप उसको गवर्नेंस में देना चाहेंगे येलो या वहां देना चाहेंगे, वो अप टू यू. मैंने उसको कंपनी में रखा, और आप उसको अगर गवर्नेंस साइड पे येलो पे दे सकते हैं. तो ओवरऑल वैसे गवर्नेंस में जो वैसे पैरामीटर्स हैं उसमें ग्रीन स्टार है. सो दैट इज ऑल ऑन द पार्ट 1. ठीक है, तो पार्ट 2 लेके जल्दी आता हूँ. कोई क्वेश्चन है पार्ट 1 में बॉस से रिलेटेड तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए. हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों. जय हिंद.